वेलकम टू आईएफए स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट कनेक्टेड है, इनका नाम है आसिफ एंड इन्होंने क्लियर की है एक बहुत ही बड़ी एग्जाम आईआईटी जैम। जानेंगे इनकी जर्नी, इनका रैंक क्या था, इनका आगे का टारगेट है। लेट्स गेट टू नो। हाय आसिफ, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन। ओके ग्रेट। सो बताइए अपने आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में, क्या रैंक आई थी, क्या रिजल्ट आया था? मैम आईआईटी जैम में मेरी ऑल ओवर इंडिया 367 रैंक आई थी। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है आपके लिए। सो टेल मी, क्या आपको ये रैंक एक्सपेक्टेड था या इससे अच्छा एक्सपेक्टेड था या इससे लो एक्सपेक्टेड था? मैम एक्चुअली है ना, मेरे कॉलेज एग्जाम 2 फेब को ख़त्म हुए थे और उसके बाद आईआईटी जैम का एग्ज़ाम था 12 फेब को। तो मेरे को टोटल 10 दिन में पूरा बाइंड अप करना था, तो ओके बड़ा ही मुश्किल था, पर किया फिर भी। पर सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा रैंक है। और जैसे कि मुझे पता, लाइफ साइंस के बच्चे इसके अलावा और भी एग्जाम्स देते हैं, गैट भी है, सीयूईटी है, तो आपने कोई एग्जाम दिया है इसके अलावा? यस मैम, मैंने गेट बी का एग्ज़ाम दिया है, सीयूटी भी दिया है। ओके, तो वहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस है? रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ भी? यस मैम, गेट बी का मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है 148.5। इसके अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि अंडर 50 या अंडर 30 रैंक आ जाएगी ऑल ओवर इंडिया। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो बच्चा एक सिलेबस प्रॉपरली करता है वो सारे एग्जाम्स ही एक्सेल कर लेगा, क्योंकि सिलेबस आपका काफी हद तक सेम रहता है। इसके बारे में क्या बोलोगे आप? मैम सिलेबस सेम तो नहीं रहता, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती है। जैसे सीयूटी है, उसमें बायोकेमिस्ट्री के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और जो गेट भी है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का ज़्यादा आता है, इन जनरल बायो कम आती है। आईआईटी जैम में जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स फिजिक्स ज़्यादा आती है, तो उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। ओके, और बाकी जो एग्ज़ाम होती है उनमें थ्योरेटिकल ज़्यादा। अच्छा। तो मुझे लगता है कि हम पूरा सिलेबस नहीं बोलेंगे, पर ये आपको जो बेसिक पार्ट होता है, माइक्रोबायोलॉजी है, मोल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो कुछ पार्ट तो आपका आई थिंक 60% तक का सिलेबस आपका कॉमन है सब जगह पे। बाकी पेपर 50 टू पैटर्न के हिसाब से 60% सब चेंज में होगा। सेम है। 50 टू 60% सब में सेम है। हाँ, ओके, परफेक्ट। सो जो एक बच्चों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है, तो हमारे तो सारे बच्चे लाइफ साइंस के होते हैं, तो आप बताइए मुझे कि कितना जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को प्रिपेयर करना? आईआईटी जैम को देखें तो वो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो फिजिक्स है उनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन वो फिजिक्स में क्वेश्चन पूछते हैं जो जर्नल होते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। लेकिन मैथ के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो 12th बेसिस के होते हैं, तो वही होते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं। लेकिन केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी आती है। अच्छा, क्योंकि केमिस्ट्री का आई थिंक पूरा ग्रेजुएशन लेवल का बताते हैं वो, बाकी इसका 10 लेवल किया। ठीक है ना। सो बहुत बढ़िया कि पीसीएम भी बहुत जरूरी है। सो क्या एक बच्चा कर सकता है जो बायोलॉजी का बच्चा है, लाइफ साइंस पढ़ रहा है, तो क्या उसके लिए पॉसिबल है पीसीएम भी पढ़ पाना? अगर मैम टाइम मैनेजमेंट करे तो पीसीएम भी पढ़ सकता है, क्योंकि जो अगर जर्नल बीएससी से कर रहे होते हैं उनको केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है। जैसे मैं हूँ, मेरे जर्नल में केमिस्ट्री भी है। और केमिस्ट्री हमारी आईआईटी जैम में 22% वेटेज होता है आईआईटी जैम में। हाँ। और मैथ का होता है 18% और फिजिक्स का 22%, और बायोलॉजी जो हमारी बचती है वो 44% बचती है। तो मुझे लगता है कि सारे जो बच्चे बायोलॉजी तो सभी प्रिपेयर करते हैं। यस मैम। तो पास तो उस बेसिस पे हो जाएगा, पर अगर आपको रैंक चाहिए हर चीज तो उसके लिए पीसीएम वाला पार्ट बहुत जरूरी होगा। यस मैम, क्योंकि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन होते हैं उसके मैनुअल एंट्री वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं और जो उन्होंने पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर फिल करते हैं। ऑप्शन वाले होते हैं वो तो सब कोई कर लेता है कि ऑप्शन उसको एडजस्ट करके एनिमेशन मेथड से भी कर लेते हैं, लेकिन जो मैनुअल एंट्री होती है वो बहुत ही। तो एनईटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आप पार्ट सी की बात कर रहे हो, उसमें किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? मैम वो तो केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें मैम जो हमारी थी केमिकल काइनेटिक्स वगैरह थी, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके ज्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि वहाँ पे जो भी था न्यूमेरिकल बेस था। ओके, सो मुझे इतना जानना है आपसे कि लगभग हमें समय कितना लगता है पूरा सिलेबस कवर करने के लिए आईआईटी जैम का, बायोलॉजी पार्ट प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स? मैम समय तो आपको 2 या 3 महीने अगर आपको इन जर्नली करना है, और अगर आपको पूरा कवर अप करना है तो आपको 6 महीने तो लगते हैं।
अच्छा, तो 6 महीने में पूरा बच्चा पढ़ लेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी? अगर टाइम मैनेजमेंट करता है। अच्छा, क्योंकि देखो हमारे भी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप भी जो वही होते हैं जो कॉलेज पे जाते हैं, साथ-साथ में पढ़ाई भी करते हैं। तो यस मैम। उनके लिए भी तो मेरे मतलब हम भी बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि अगर बच्चा 2 महीने पहले शुरू करेगा तो मुझे लगता है कि वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। और अगर कर भी लेगा वो तो उसको डाउटफुल रहेगा कि मेरा पीसीएम ग्रुप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बायोलॉजी पार्ट तो खैर पढ़ रहा है वो 3 साल से तो कर लेगा। तो हम भी बच्चों को ये बताते हैं कि कम से कम आपके पास 6 से 7 महीने होने चाहिए अगर आप पीसीएम को भी अच्छे से करना चाहते हो तो। तो 5th सेम के जैसे एग्जाम खत्म होते हैं तो उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दे, और बाकी अपनी बायोलॉजी तो चलती ही रहती है हमेशा, तो हो जाता है नॉर्मल। बढ़िया बढ़िया। सो मुझे आपका एक पर्सनल ओपिनियन जानना है कि जब भी हम कोई एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करते हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन तो बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे आपको कितना भी पढ़ा दे। तो आप क्या रेकमेंड करते हो कि खुद से पूरी पढ़ाई हो सकती है या फिर आप किसी कोर्स से अगर जुड़े रहते हो तो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती है? तो आपका क्या सजेशन है इसके बारे में? मैम खुद से भी खुद के साथ साथ हेल्प तो चाहिए, क्योंकि खुद से पूरा कवर नहीं हो पाता, और हमें ये भी नहीं पता होता कि इम्पोर्टेंट क्या है या हम किस चीज़ को ज़्यादा पढ़े। तो अगर हम किसी कोर्स को लेते हैं या यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तभी पता चल पाता है कि एक्चुअली पेपर में आ क्या रहा है। हम कुछ और पढ़ रहे हैं और पेपर में कुछ और आ रहा है, तो फिर सेल्फ स्टडी का क्या फायदा। क्या फायदा। बहुत बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि यस बहुत जरूरी होता है कि आप किसी एक इंसान से ऐसे रेफरेंस लेके पढ़ो, क्योंकि इफ द एक्सपर्ट्स उनको पता है कि किस टॉपिक मूल बायो है तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपको तो उतने टारगेट करना है। सो बहुत जरूरी है ये वाली चीज। अच्छा, एक और चीज, बच्चों को समझता नहीं है कि इम्पोर्टेंस क्या है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने का। तो प्लीज आप मुझे बताइए कि पीवाईक्यू सॉल्व क्यों करने चाहिए, क्या जरूरी है? मैम पीवाईक्यू सॉल्व करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा और आपको कितना याद है। आप कितना अपना पढ़ा हुआ उसको अपने उसमें देख सकते हैं, आपने कितना पढ़ा है आप। तो वो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाता है, और जहाँ पे हमारी गलतियां हुई हैं हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। और आपके व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द फुल लेंथ मॉक टेस्ट? बच्चा क्या क्या सीख सकता है एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट से? फुल लेंथ मॉक टेस्ट में मैम अगर उन्होंने कितना टॉपिक कवर कर लिया है और कितना हमारा पेंडिंग है, सबसे पहली मेन चीज़ तो यही आती है कि जब हम कोई भी फुल लेंथ एग्जाम देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो सबसे पहले यही होता है कि हमने इतना कवर कर लिया है, अब हमें इतना कवर करने की और ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये पता चल जाती है, और फिर ये भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ओके, मुझे बताइए आपके टेस्ट के बारे में। आपके स्कोर कैसे आते थे? ग्रेजुअली इंक्रीज हुए थे? क्या हुआ था जब आप प्रैक्टिस करते थे? मैम स्टार्टिंग में तो स्कोर आता ही नहीं था, बाद में धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया काफ़ी, तो इंक्रीज हुए, फिर कभी डिक्रीज भी हो जाते थे। जब पीवाईक्यू सॉल्व किए तो अच्छा मतलब एक लेवल बनने लगा, और उसके बाद पीवाईक्यू में अच्छा पकड़ हो गया। बिल्कुल। तो आई थिंक आपने सेल्फ एनालिसिस किया होगा कि जब भी आप टेस्ट देते हो कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही है, आप कहाँ पे कम पढ़ रहे हो, नेगेटिव में मार्क्स जा रहे हैं, सिर्फ अटेम्प्ट कम कर रहे हैं। बिकॉज आई थिंक सबका अलग अलग होता है, कोई बच्चा नेगेटिव में ज्यादा चला जाता है, कोई बच्चा पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाता, तो सबके स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो ये बहुत जरूरी होता है पहचानना आपको अपने खुद के बारे में कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से आप लोग अपने टेस्ट को प्लान कर सकते हो। तो मुझे एक चीज बताना कि जब आप एक आईआईटी जंप का पेपर सॉल्व करते हो तो आप किस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करते हो? पार्ट ए, बी, सी, आपका क्या सीक्वेंस होता है सॉल्व करने का? मैम पार्ट ए में बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले बायो सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद फिजिक्स और मैथ। अच्छा, और एक और चीज, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है एमएसक्यू सॉल्व करते वक्त, तो कुछ टिप्स ट्रिक्स आप दोगे एमएसक्यू कैसे सॉल्व करना, आप कैसे बचे उससे? मैम एमएसक्यू में तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप श्योर होते हो तो ही उसको फिल करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो तो ही बेटर। क्योंकि देखो एमएसक्यू में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, एमएसक्यू और एनईटी में तो हम भी बच्चे को बोलते हैं कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना, पर वही बच्चे बोलते हैं कि मैम एमएसक्यू में हमें कंफ्यूजन था, 2 सही है, तीसरा सही है, तो बच्चों को बहुत उससे होता है। तो उसको कैसे टारगेट किया जाए? कुछ आपके थे
जब मैं पुराने क्वेश्चन पेपर सोल्व करता था तो मैं है ना जो लाइन होती थी मेरे को पता होती थी वो तो मैं टिक कर लेता था, लेकिन जब मैं क्वेश्चन उसको चेक करता था अपना पेपर एनालिसिस तो वो देखता था कि कौन सी लाइन गलत हुई है या मैंने टिक नहीं की, उन लाइनों को मैं लिख लेता था और फिर उसके बाद याद करता। ओके। और जब आप पेपर सॉल्व करते थे फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो आपको लगभग कितना टाइम लगता था पेपर सॉल्व करने के लिए? आप पूरा 3 घंटा यूज करते हो या फिर जल्दी हो जाता है आपका पेपर सॉल्व? मैम सबसे जल्दी होता है बायोलॉजी का, उसके बाद केमिस्ट्री में जो होता है वो हो जाता है, लेकिन जब हम टाइम बचाते हैं फिजिक्स और मैथ के लिए, वो टाइम फिजिक्स और मैथ के लिए भी हम तब बचा सकते हैं जब हमें पहले वाला आता होता है, तो उसके लिए पहले बायो और केमिस्ट्री प्रिपेयर करना जरूरी है, उसके बाद ही टाइम बचा सकते हैं। तो बायो पहले सोल्व करना होता है, उसके बाद केमिस्ट्री। सो बहुत बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई आपने कि हाँ, क्योंकि आई थिंक मैथ में फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आते होंगे ना आपको? यस मैम, न्यूमेरिकल आता है जी, तो आपको उसको थोड़ा टाइम लगता होगा सॉल्व करने के लिए। मुझे बताओ कि लेवल क्या होता है फिजिक्स वगैरह का, क्योंकि फिजिक्स से सबको वैसे थोड़ा सा डर लगता है, तो लाइसेंस के बच्चे कर लेते हैं फिजिक्स अटेम्प्ट? फिजिक्स मैम सरफेसली पूछी जाती है, ज्यादा डीप नहीं जाती, अगर आपको फॉर्मूला याद है या आपको थोड़ा बहुत हिंट पता है तो आप कर लेते हो उसको आराम से, फॉर्मूले से हो जाते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ज्यादा हाई लेवल की फिजिक्स नहीं आती। मुझे आपका कुछ बताइए, आपकी जर्नी कैसी थी प्रिपरेशन के टाइम पे? आप कभी डिप्रेशन में गए थे या फिर सब एकदम स्मूथली चला है? मैम डिप्रेशन में तो हमारी कॉलेज एग्जाम हो गई थी बीच में, तो 10 दिन मिले थे, तो एकदम मूड ऑफ हो गया था कि 10 दिन में कैसे वापस से वाइंड अप करना है, क्योंकि कॉलेज एग्जाम 1 महीना चले थे, पूरे मिड जनवरी से और फरवरी तक चले थे। अच्छा। तो वो सारा टाइम वहाँ पे कंज्यूम हो गया, फिर 10 दिन तो खुद को एडजस्ट करना पड़ा और फिर बाद में 10 दिन में खुद को प्रिपेयर किया। पर जैसे कि आपने बताया कि आप जो 6 महीने की मेहनत थी, आई थिंक वो मेहनत रंग लाई थी, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की थी, रिवीजन किया था, तो आपको डेफिनेटली उसका बहुत हेल्प मिला है आपके एग्जाम में। और मैम IIT JEM की मेहनत गेटबी में रंग लाई है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों को मैं यही बहुत बार बोलती हूँ कि बहुत बार बच्चों को अगर IIT JEM का पेपर ठीक नहीं जाता तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आगे क्या करें। हम हमेशा बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए गैटबी का एग्जाम है, CUET का एग्जाम है, तो लाइन से एग्जाम तो लाइंड अप रहता है, पर बच्चा वही है कि अगर ठीक ना जाए IIT JEM तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप क्या बोलना चाहोगे उनको? डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट भी एग्जाम इतना अच्छा बनाया गया है बच्चों के लिए, उसमें 100 क्वेश्चन में से हमें 60 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं पार्ट बी में, और पार्ट ए बचा है जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया वो वहीं पे आ जाते हैं, वो बहुत ही कम लेवल के होते हैं IIT JEM के कंपेरिजन में, तो आपके वो 60 क्वेश्चन में से 45 अराउंड आराम से हो जाते हैं। बचा आपका पार्ट बी में 60 क्वेश्चन 100 में से सिलेक्ट करना बहुत ईजी होता है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। बिल्कुल, तो आई थिंक गैटबी का पेपर थोड़ा इजी आता है कंपेयर टू IIT JEM, करेक्ट? यस मैम। ओके। एंड इस बार का मैंने गैटबी का पेपर जब देखा था तो आई थिंक बहुत क्वेश्चंस माइक्रो इम्यूनो से पूछे गए थे इस बार। कैलकुलेशंस पार्ट थोड़े कम लगे, टेक्निक्स वगैरह से आए थे क्वेश्चंस, नहीं, बट इम्यूनो एंड माइक्रो से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे इस बार। से मैम 7 से 8 क्वेश्चन थे और माइक्रो बायोलॉजी से 6-7 क्वेश्चन थे, पर बायोकेमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन थे। बायोकेमिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस आए थे। यस, ट्रू, बढ़िया। सो एक और चीज होती है, बहुत बार बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बाय द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आपने कैसे डील किया उसके साथ? मैम वो सबके लिए ही एक जैसा होता है कि उससे बचना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जी। अगर आप उससे बचना सीख जाते हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या सजेशन दोगे, आपने कैसे मैनेज किया पढ़ाई भी और सोशल मीडिया भी? तो क्या आपने सब बंद कर दिया था या फिर कैलकुलेटेड मैनर में यूज करते थे? मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है कोई। अच्छा, कितने टाइम पीरियड के लिए? वही मैम जब कॉलेज एग्जाम शुरू हुए थे तो उस टाइम में कर दिया था, उसके बाद IIT JEM तक रखा, फिर उसके बाद थोड़े दिन चलाया था और जब गेटबी का एग्जाम नजदीक आ गया वापस से कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि वो इतना एडिक्टिव हो जाता है कि अगर आप एक रील देखना स्टार्ट करो तो फिर हम 1 घंटा तो अपने पता नहीं चलते कहाँ चले गए, शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। सो बच्चों प्लीज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम है। देखो फरवरी से लेके आपकी CUET की एग्जाम जून तक है, तो 3 से 4 में अगर आपने बहुत मेहनत करी तो आपको इसके बेनिफिट्स पूरी लाइफ मिलने वाले हैं। सो कुछ टाइम के लिए आप प्लीज अपने आप को थोड़ा संभाल लो, किस तरीके से आप डील करते हो वो आपके ऊपर है, बट प्लीज डू लिसन टू दिस थिंग कि आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करो सारी चीज़ों को और
दूर रहो थोड़े टाइम के लिए, ताकि दूर में नहीं रहो, अगर आप इंस्टॉल भी किए हो तो ऐसे पेजेस को फॉलो करो, ऐसे हैंडल्स को फॉलो करो कि आपको वहां से कुछ कुछ नॉलेज मिलता रहे, तो वो भी एक तरीके से आपके लिए बून हो सकता है। सो आसिफ बताइए, आपके रोल मॉडल कौन थे, आपको कौन हमेशा पुश करते हैं इन सब चीजों के लिए? मैम रोल मॉडल तो अब क्या ही बताएं मैम, कि अब ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट होने वाला है और खुद ही सोचते हैं कि आगे क्या करना है, तो खुद ही समझ में आने लग जाता है, रोल मॉडल की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अब एक ऐसी फेज आ जाती है फाइनल ईयर में कि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि करना क्या है, तो खुद से ही कुछ समझ आ जाती है, किसी का रोल मॉडल होता है तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बाकी जब एग्जाम नजदीक आती है तो रोल मॉडल साइड में हो जाता है, बस अपनी एग्जाम आ जाती है, पढ़ाई करनी होती है। सो ठीक है, एंड आप अपना जो सक्सेस है किसको डेडिकेट करते हो? फैमिली, फ्रेंड्स, योर टीचर्स, हु यू डेडिकेट द सक्सेस टू? मैम फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, टीचर भी हैं, जो मेरे कॉलेज टीचर हैं वो भी है, मेरा रूममेट भी है। ओके, आई थिंक फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं हमारे, जो हमें गाइड एग्जाम के जो एक दिन पहले जो पढ़ाते हैं सारी चीजें, वो तो फ्रेंड्स ही होते हैं। एग्जाम से 4-5 दिन पहले मेरे ऐसा हो गया था कि अब पढ़ा नहीं जा रहा, तो मेरा रूममेट मेरे को कहता था अगर उसका सिलेक्शन हो गया ना तो तेरे को बहुत मारूंगा। तो ये आपका मोटिवेशन दिया। तो ये आपका मोटिवेशन था पढ़ाई करने का। देने जाते थे, हम 2 दोस्त हैं, वो फॉर्म भरे हुए थे, तो मेरा रूममेट कहता था अगर उसका हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हें पिटाई होगी तुम्हारी। तो ये तो बहुत अच्छा मोटिवेशन है। आई थिंक आपके सक्सेस के पीछे जब आपका रूममेट ही है जिन्होंने आपको डरा धमका के पढ़ाने पे मजबूर किया कि नहीं तुमको तो करना ही है करके। सो ग्रेट, ऐसे फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है आपको ऐसे दोस्त मिले हैं। सो आप कुछ एक लास्ट मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर्स के लिए, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम देंगे उनको आप क्या मैसेज दोगे अपनी तरफ से? मैम मैसेज तो यही है कि एक बार PYQ गो थ्रू हो जाए और उसके बाद से पढ़ना शुरू कर दे। बाकी डरने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। IIT JEM GATE B और CUT इनके थ्रू काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, और अगर आप मेहनत करते हो 3-4 महीने अगर आप जम के मेहनत करते हो तो आपका DU BHU JNU इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। बढ़िया। सो थैंक यू सो मच आसिफ फॉर कनेक्टिंग विथ अस। आपकी बातों से मुझे तो बहुत मजा आया है। आई थिंक हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स, उन सबको भी बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड स्टूडेंट्स टू यू ऑल, प्लीज वर्क वेरी हार्ड। जैसे कि हमको पता चला है कि कम टाइम पढ़ना है, पर अगर हमने डेडिकेटेडली अपनी पढ़ाई की तो आपको डेफिनेटली इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। So that's it from our end for today, students. If you have any queries from the exam, do connect with us in the comment box. See you all soon. Have a great day and happy learning to all.